सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। सबका स्वागत है इस आज के टॉपिक में। 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन वाली यूनिट का आखिरी चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्ट्रासेप्शन, जो नीट के हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कॉन्ट्रासेप्शन से रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके की वैरायटी बन सकती है, थ्योरी वाइज क्या है, आज की इस वीडियो में वन शॉट में हम इसको पूरी तरीके से खत्म करेंगे। तो बेटा दिल थाम के कॉन्ट्रासेप्शन टॉपिक समझिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए समझते हैं। इसमें बेटा वर्ड आ रहा है कॉन्ट्रासेप्शन। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है ना, वर्ड आ रहा है इसमें कॉन्ट्रासेप्शन। तो बेटा कॉन्ट्रासेप्शन आपका जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। दो वर्ड से इसमें, एक वर्ड है कॉन्ट्रा और एक वर्ड है सेप्शन। कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रा का मतलब होता है अपोजिट, और सेप्शन का मतलब क्या होता है? कंसेप्शन। और कंसेप्शन का मतलब क्या होता है बेटा? प्रेगनेंसी। क्लियर है बेटा? तो अगर आपसे बोला जाए कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, तो कोई भी ऐसे तरीके जो प्रेगनेंसी को अपोज करते हैं, जो प्रेगनेंसी जिनकी वजह से नहीं होती है, सही है ना, ऐसे किसी भी तरीके को हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रासेप्शन। तो कोई भी ऐसे मेथड्स विच आर या विच अपोजेस कंसेप्शन। कंसेप्शन मतलब प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं बेटा? कॉन्ट्रासेप्शंस। समझ में आई बात? तो मतलब कॉन्ट्रासेप्शन का समझ में आया। अब कॉन्ट्रासेप्शन बेटा क्यों है जरूरी? कॉन्ट्रासेप्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कॉन्ट्रासेप्शन का एम क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी जो रीजन है वो है बेटा पॉपुलेशन कंट्रोल। ये जो पॉपुलेशन हर तरीके से बढ़ती ही चली जा रही है, इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का जो सबसे मेजर जो आपका तरीका है, वो सबसे मेजर तरीका है आपका कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करना। अब फिजिकल कॉन्टैक्ट्स तो नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि फिजिकल कॉन्टैक्ट्स का एक मैरिड कपल में बहुत ही ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है। मैरिड कपल अगर सेक्सुअल इंटीमेसी करता है तो बोला जाता है कि उस तरीके से उनका जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और एक हेल्दी रिलेशन वाली रहती है। अगर सेक्सुअल कांटेक्ट कम हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पर एक हार्मोनल डिसबैलेंस, इमोशनल, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस कहीं ना कहीं क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। तो आप फिजिकल इंटीमेसी तो नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि मेडिकली साइंटिफिकली प्रूवन चीज है कि मैरिड कपल में सेक्सुअल कांटेक्ट एक मस्ट वाली कंडीशंस में आ जाता है। डेली नहीं, पर हाँ अल्टरनेट डे पे, वीक में एक बार दो बार मस्ट है। तो आप वो तो नहीं रोक सकते हैं। अब वो रोकेंगे तो ठीक है प्रेगनेंसी हुई, पर अगर वो होते हुए, सेक्सुअल कांटेक्ट होते हुए अगर कहीं प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है, तो फिर वो पॉपुलेशन को इंक्रीज करती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या है बेटा? इसके लिए ये है कि आपका जो कॉन्ट्रासेप्शंस हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कौन से कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करें? वर्ड यूज होता है एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन, एक वर्ड आता है यूज बेटा आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन। तरीके तो बहुत सारे हैं आपके कॉन्ट्रासेप्शन के, पर जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन का तरीका है वो क्या है? कौन से कॉन्ट्रासेप्शन को आप आइडियल मानोगे? तो आपकी एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो इस टॉपिक का, कॉन्ट्रासेप्शन वाले टॉपिक का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो कहीं ना कहीं चीजों को एक्सप्लेन करने में थोड़ी हेल्प करती है। क्या है ये, जरा समझते हैं। आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है वो कैसा होना चाहिए बेटा? वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली का मतलब उसको इजी टू यूज हो। उसके लिए ये नहीं है कोई डिग्री लेने की जरूरत पड़े, कोई भाई साहब यूट्यूब पे इसकी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, कोई सी टेक्निकल है कैसे इस्तेमाल करें। बहुत ईजिली पढ़ा लिखा, अनपढ़, नॉर्मल बुद्धि वाला, समझदार बुद्धि वाला, हर कोई उसको इस्तेमाल कर ले। ठीक है ना? दूसरी बात, इजीली अवेलेबल, हर जगह अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि ये कोई एक स्पेसिफिक एरिया में ही पाया जाता हो, उसके अलावा ना पाया जाता हो। तो ये हर जगह अवेलेबल होना चाहिए कि हाँ भाई जहां आपको जरूरत हो वहां पर ये अवेलेबल हो। समझ में आ रही है बात?
तीसरी चीज जो होती है बेटा वो इफेक्टिव, ऑब्वियस ही बात है यार, तुम कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल इसीलिए तो कर रहे हो कि भाई जो उसका असर है, जो उसका मोटो है वो सक्सेसफुल हो। भाई आप इस्तेमाल कर रहे हो फिर भी प्रेगनेंसी अगर रुक जाती है तो ये तो प्रॉब्लमेटिक है। तो जो उसका पर्पस है कि ये अपोज करेगा आपके प्रेगनेंसी को, कंसेप्शन को, तो वो अपोज करे, ये नहीं यूज करते हुए भी प्रेगनेंसी हो जाए। और बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बेटा रिवर्सिबल। आप अभी बच्चा नहीं चाहते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर लो, बच्चा नहीं होगा, पर आप बच्चा चाहते हो, अब बच्चा चाहते हो तो इसका इस्तेमाल मत करो, जब नहीं करोगे तो ये फिर से आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। सही है ना, यानी प्रेगनेंसी हो जाएगी। ठीक है ना, या तो कोई इफेक्ट साइड इफेक्ट ना हो, जो कि एक बहुत ही रेयरेस्ट कंडीशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं देखो हर एक्शन का रिएक्शन तो होना है, फिजिक्स का लॉ है, थर्ड लॉ यही तो कहता है हर एक्शन का रिएक्शन होगा ही। अगर ये एक्शन कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन होगा, ये है कि वो मिनिमम से मिनिमम हो, ये बात हम मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि नो है, पर ये एक हाइपोथेटिकल ऐसा नहीं होता है, किसी ना किसी में तो रिएक्शन होगा, भले ये हो सकता है इस बंदे में ना हो पर किसी और में तो होगा। हाँ ये जरूर हो सकता है कि सब में मिनिमम से मिनिमम साइड इफेक्ट हो, ये तो मान सकते हैं बात। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन वाली बात? मेल्स में बहुत ही ज्यादा ये एक उनके कंसर्न का एक विषय बन जाता है कि भाई कॉन्ट्रासेप्शन का हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी सेक्सुअल प्लीजर में कहीं कुछ कमी तो नहीं आ जाएगी, हमारी डिजायर्स में कहीं कुछ कमी तो नहीं आ जाएगी, हम उस तरीके से कहीं परफॉर्म ना कर पाए जिस तरीके से उनके दिमाग में है या एक अपोजिट पार्टनर चाहता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो कॉन्ट्रासेप्शंस हैं ये कभी भी उनकी सेक्सुअल अर्ज के साथ इंटरफेयर ना करें। समझ में आई बात नहीं? उनकी जो डिजायर है, उनका जो सेक्सुअल एक्ट है वो वैसे ही चलना चाहिए जैसे विदाउट कॉन्ट्रासेप्शंस वो करते हैं, ऐसा ना हो को इस्तेमाल करके और प्रॉब्लम हो। देखो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम जो आजकल देखने को मिलती है वो ये है कि बेटा सेक्सुअल कांटेक्ट तभी हो सकता है जब इरेक्शन ऑफ पेनिस मेल में हो। अब ज्यादातर ये होता है कि जरा सा भी अगर माइंड डाइवर्ट होता है तो बेटा क्या होता है कि मेल्स में ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ सेक्सुअल कांटेक्ट वो जो आपका इरेक्शन ऑफ पेनिस है वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा लूज पड़ जाता है, जिससे उस तरीके की एक्साइटमेंट नहीं फील करता मेल जिस तरीके से उसको फील करनी चाहिए, और सेम एज पर द आपका अपोजिट सेक्स पार्टनर्स। फीमेल्स के को भी भाई अब सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ही आपके कैसे होंगे, दोनों ही आपके जो है वो एक्साइटेड होंगे। अब एक की एक्साइटमेंट अगर कम फील हुई दूसरे वाले को तो दूसरे वाले को ये लगता है यार मैं ही क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही हूं या हो रहा हूं, सामने वाला जो बंदा है वो मेरे पर तो वो उस तरीके से उस पर इंटरेस्ट ही नहीं है इस एक्ट पे, तो इसको वो अदरवाइज ले लेते हैं। जबकि होता क्या है, होता ये है कि भाई अंदर से कुछ ऐसा उनको फील हो रहा होता है, कोई डर, प्रेशर या कुछ भी, कि उनकी परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ एक इशू आता है। तो ये जो इस तरीके से इमोशनली साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस होती है, ऐसी डिस्टर्बेंस कहीं ऐसा ना हो कि आपका कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करके आपको, मोस्ट ऑफ मेल्स कॉन्डम्स का इस्तेमाल मैरिड लाइफ में इसीलिए नहीं करते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनको इस्तेमाल करके उनको वो प्लीजर महसूस नहीं हो पाती है जो उनको विदाउट कॉन्डम्स होती है। अब ये एक सोचने का विषय है, इसलिए इस तरीके से आजकल कुछ चेंजेस करके कॉन्ट्रासेप्शन स्पेशली कॉन्डम्स बनाए जा रहे हैं कि मेल को ये महसूस ही नहीं होता है कि आप कोई कॉन्डम्स जैसी चीज भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो बिल्कुल उस तरीके से एक नेचुरली जैसा होता है उसी तरीके से हम देखो अब ये क्लास है, इसमें बहुत ज़्यादा ओपन अप करके तो बात नहीं कर सकते हैं, बस ये है कि हाँ आपको कुछ एक सभ्य वर्ड का इस्तेमाल करके हिंट दिया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक कहानी समझ में आई आपको, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो आजकल हम देखते हैं बेटा बहुत सारे प्रकार के कॉन्ट्रासेप्शन है, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन कौन से होते हैं, बैरियर है, आईयूडी है, ओरल है, इंजेक्टेबल्स हैं, आपके इम्प्लांट्स हैं, सर्जिकल मेथड है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करेंगे। तो क्या सीखे हम, जो इजीली अवेलेबल हो, यूजर फ्रेंडली हो, मिनिमम साइड इफेक्ट हो, सेक्सुअल डिजायर के साथ इंटरफेयर ना करें आपके, ये सब आपके आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन के आपके मेन आपके जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्लियर है?
तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके यहां से कंसर्न किए जाते हैं। बोलो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं ना। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इनको जरा समझने की कोशिश करते हैं बेटा। सबसे पहले जो आता है आपका वो आता है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन। अब बात आती है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन क्या है। नेचुरल मतलब नेचर। अब नेचर ने क्या करा, हमारे शरीर के अंदर कुछ एक ऐसे प्रोसेसेस बना दिए हैं जो होने ही होने हैं, जो होंगे नेचुरली, वो हमारे शरीर के अंदर होंगे। अब हमें बच्चा नहीं चाहिए, इस नेचुरल वाले का इससे कुछ लेना देना नहीं है। आपके एनसीईआरटी में इधर पेज पे दिया हुआ है, इसलिए इसको ऐसे दिखाया हुआ है कि हाँ, ताकि आपको ये ना लगे कि एनसीईआरटी से हटके कुछ है। इस थ्योरी का इस डायग्राम से कुछ लेना देना नहीं है, ये हटके है। ये कॉन्डम्स के बारे में अगले टॉपिक में बात करेंगे, सही ना। बुक में जैसे दिया था एग्जैक्टली बुक का ही एनसीईआरटी का ये ऐसा है पेज, तो इसलिए मैंने ऐसे दिखा दिया था, कहीं आपको ये ना लगे कि एनसीईआरटी से हटके कोई चीज़ है, कोई और है डाटा, इसलिए। तो यहां तक कहानी समझ में आई। तो अब क्या हुआ कि नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर जो हमारे अंदर नेचुरल फिनोमेना हैं उन्हीं का ही हम इस्तेमाल करें, बाहर से किसी भी तरीके की किसी भी चीज का इस्तेमाल ना किया जाए, और इसका रिजल्ट ये हो कि बच्चा ना हो, रिजल्ट ये होना चाहिए। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, इस चीज को हम बोलते हैं नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन। तो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन में क्या समझिए आप, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन में अगर हम बात करें कि नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन में क्या होता है, तो नेचुरल के अंदर क्या होगा बेटा, तो नेचुरल के अंदर बेटा यूज ऑफ नेचुरल अकरिंग प्रोसेसेस, जो हमारे शरीर में नेचुरली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, से ना, उनका इस्तेमाल किया जाए। समझ में आई बात, उनका इस्तेमाल किया है। नो यूज ऑफ एक्सटर्नल मीन, बाहर से किसी भी तरीके की कोई चीज का इस्तेमाल ना किया जाए। कोई मेडिकल स्टोर से कोई चीज नहीं ला रहे हैं, घरेलू किसी नुस्खे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो हमारे शरीर में प्रोसेस हैं उन्हीं का ही हम यूज कर रहे हैं। और किस लिए अवॉइड यूज कर रहे हैं, ताकि प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, समझ में आ गए। ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा, आपके 3 प्रकार के, 3 प्रकार के। देखते हैं बेटा कौन कौन से, जरा बात करते हैं इनके बारे में। सबसे आता है आपका पहला क्या है, सबसे पहला आता है आपका पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। दूसरा आपका आता है बेटा विड्रॉल मेथड। ठीक है बेटा, दूसरा आता है आपका विड्रॉल या मेथड या कॉन्ट्रा इंटरप्शन। और तीसरा जो आता है आपका उसको हम बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। कहानी समझ में आई। अब पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, सही ना। इस पीरियोडिक एब्स्टिनेंस को क्या होता है, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो आपके 10 से लेके और 17वां दिन होता है, इसमें मैक्सिमम चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी के होते हैं, क्योंकि 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। तो अब 14वें दिन के आसपास, उससे 1-2 दिन पहले, उससे 1-2 दिन बाद अगर हम देखेंगे तो इसमें चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको आप अवॉइड कर दो। अगर आप इसको अवॉइड कर देते हो तो उस टाइम पे जब प्रेगनेंसी की चांसेस, भाई नेचुरल प्रोसेस क्या है कि 14वें दिन ओव्यूलेशन होगा ही होगा। आपकी बुद्धि क्या कहती है, उस 14वें दिन के आसपास आप सेक्सुअल कांटेक्ट मत करो। समझ में आई बात, वो आप मत करो। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। दूसरा कहलाता है आपका विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड का मतलब क्या होता है आपका, विड्रॉल मेथड का ये मतलब होता है कि इसके अंदर जो मेल पार्टनर्स होते हैं वो सेक्सुअल कांटेक्ट के टाइम पर, भाई एक नेचुरल प्रोसेस क्या है कि सेक्सुअल कांटेक्ट चलेगा तो मेल एक्साइटेड होगा, और उस एक्साइटमेंट का रिजल्ट ये होगा कि मेल के पेनिस से इजैकुलेशन होगा। इजैकुलेशन में स्पर्म और सीमन रिलीज होगा। मानते हो इस बात को, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो ये तो होना ही होना है। अब आपकी बुद्धि क्या कहती है, नेचुरल प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर कॉन्ट्रासेप्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसे ही हमें लगे कि हाँ अब इजैकुलेशन होने वाला है, तुरंत अपने पेनिस को विड्रॉ कर लो। विड्रॉ का मतलब उसको वेजाइना से बाहर निकालो। तो नेचुरल प्रोसेस तो ये है कि सीमेन तो निकलेगा, स्पर्म तो आएंगे, पर कॉन्ट्रासेप्शन हमने कैसे कर लिया, हमने पेनिस को विड्रॉ कर दिया, बाहर निकाल लिया।
तो अब सीमेन तो निकलेगा पर वेजाइना में नहीं जाएगा, जब वेजाइना में जाएगा तो स्पर्म नहीं जाएंगे और प्रेगनेंसी नहीं होगी। और जो आपका तीसरा मेथड होता है वो होता है आपका लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशन मतलब ब्रेस्ट फीडिंग और एमेनोरिया मतलब अब्सेंस ऑफ मेंसेस। तो जिस टाइम पर माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ का टाइम माना जाता है, तो उस दौरान जब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है उस दौरान उसको मेंसेस नहीं होते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि मेंसेस नहीं होंगे। जब मेंसेस नहीं है, स्पर्म ओवम नहीं होगा, तो अकेला स्पर्म जाके बच्चा बना ही नहीं पाएगा। तो ये 3 एक नेचुरल प्रोसेस आते हैं। क्या है ये, मैं इनको जरा एक एक करके अगर समझाने की कोशिश करूं आपको, तो आप कुछ इस तरीके से समझिएगा। सबसे पहले आता है आपका क्या, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। सबसे पहले आता है आपका पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ये जो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस है इसको हम रिदम मेथड भी कहते हैं, बेटा ध्यान रखना, इसको हम रिदम मेथड भी कहते हैं। और इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या पता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये पता है कि भाई आपका जो 14th डे है उस दिन आपका ओवुलेशन होगा, यानी वो सेकेंडरी oocyte, नॉर्मल भाषा में ओवम रिलीज होगा। स्पर्म या ओवम 2 से 3 दिन जिंदा रहते हैं अप्रोक्सीमेटली, वो 2 से 3 दिन जिंदा रहते हैं। अगर तुमने ये सोचा कि 13वें दिन आप स्पर्म की एंट्री करवा दो, ओवम तो नहीं है, अब तुम कहोगे यार ओवम तो है नहीं, केवल अकेला स्पर्म कैसे बच्चा पैदा कर लेगा, तो भाई वो जिंदा तो रहेगा, या एक दिन बाद इस ओवम आएगा, वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर तुमने सोचा 12वें दिन अगर आप करोगे तो भाई 1 और 1 ये आपका 12 दिन, वो 2 दिन, 2 दिन तो स्पर्म जिंदा रहेगा ही। आपने 11वें दिन करा, 11वें दिन भले ही ओवम ना हो पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक तो स्पर्म रहेगा जिंदा। तो इनमें से भले ही आपने किसी भी दिन सेक्सुअल कांटेक्ट करा, ओवम नहीं है, पर वो तब तक जिंदा रहेगा जब तक कि ओवम नहीं आ जाएगा, और ओवम आते ही बच्चा बन जाएगा। इसलिए ऑन अ सेफ हैंड 10th डे बोल दिया कि भाई 10th डे जो है यहां से ठीक है। अब अगर तुमने 15वां दिन करा तो बेटा ओवम तो निकल गया, अब 14वें दिन ओवम तो निकल गया, 15वें दिन स्पर्म आएगा, बच्चा हो जाएगा। 16वें दिन करोगे तो 1 दिन 2 दिन, 17वें दिन करोगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, यानी कुल मिला के ओवम तो है, 3 दिन तक ओवम जिंदा रहेगा, 17वें दिन तक प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो ऑन अ सेफ हैंड ये जो 10 दिन से लेके और जो 17वां दिन है इसको बोला गया कि आप अवॉइड करो। हालांकि 100% फिक्स नहीं है, क्योंकि लड़कियों का ओवुलेशन का डे वेरी करता है आगे पीछे, लेकिन इन जनरल जो मैक्सिमम गर्ल्स का होता है उसका यही है, ओवुलेशन 14th डे। ये 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, कैलेंडर की 14th तारीख नहीं है कि कैलेंडर की 14 तारीख मान लो आप, हर लड़की का 14th डे। समझ गए ना कैसे 14th डे? भाई किसी को अगर मान लो किसी को 1 तारीख को मेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं तो उसका 14th डे कौन सा हो गया, 14th। किसी को अगर 20 तारीख को स्टार्ट हो रहे हैं तो 30 तक 10 दिन हो गए और 4 दिन और लगा तो 4 तारीख, तो 4 तारीख उसका 14th डे होगा। समझ में आया कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? सही है ना? तो सबको पीरियोडिक एब्स्टिनेंस समझ में आ गया कि इस पर्टिकुलर पीरियड में क्या करना है। एब्स्टिनेंस मतलब संयम, इस संयम को रखना है। तो पीरियोडिक मतलब ड्यूरेशन, टाइम पीरियड। तो इस टाइम पीरियड में जो कितना है बेटा, 10 से लेके 17वां दिन, इसमें आपको क्या करना है, संयम रखना है, कंट्रोल रखना है। इसमें सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करना है, इससे पहले कर लो, इसके बाद कर लो। मेरे हिसाब से पीरियोडिक एब्स्टिनेंस सबको समझ में आ गया है। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। दूसरी बात आती है आपकी कोइटस इंटरप्शन। कोइटस का मतलब क्या होता है बेटा, सेक्स, और इंटरप्शन का मतलब क्या होता है बेटा, रुकावट, हिंड्रेंस। सही ना, रुकावट। भाई सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है तो आपको पता है कि अब सीमन आपका डिस्चार्ज होने ही वाला है, और सीमन अगर एक बार निकल गया और फीमेल के वजाइना में पहुंच गया तो प्रेगनेंसी के चांस है। तो एकदम आप सेक्सुअल कांटेक्ट को रोक दो और तुरंत पेनिस को बाहर निकाल लो, क्योंकि आप इसके अंदर पेनिस को बाहर निकालते हो, इसलिए इसको विड्रॉल मेथड भी कहते हैं।
क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, विड्रॉल ऑफ पेनिस। ठीक है ना, इसमें विड्रॉल ऑफ पेनिस करते हैं किसका बेटा, आउट ऑफ वेजाइना। कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी को, सही है ना। तो ये आपका ये विड्रॉल ऑफ पेनिस कर लेते हैं। तीसरा जो इसमें हमने पढ़ा बेटा वो क्या था इसका टाइप बेटा, नेचुरल वाले का, वो था आपका LAM। LAM क्या होता है आपका, लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड। लैक्टेशन का मतलब क्या हो गया बेटा, ब्रेस्ट फीडिंग। एमनोरिया का मतलब क्या हो गया बेटा, अब्सेंस ऑफ मेंसेस। हमें पता है कि ये जो डिलीवरी के बाद 6th मंथ तक का अप्रोक्सीमेटली टाइम ड्यूरेशन है जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग चलती है, उस ब्रेस्ट फीडिंग में किसी प्रकार का कोई मेंसेस नहीं होते हैं। मेंसेस क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ओवम अब्सेंट होता है। ओवम अब्सेंट है और स्पर्म प्रेजेंट है, तो आप बेटा समझ लो किसी भी प्रकार की कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है ना, ओवम अब्सेंट है और स्पर्म प्रेजेंट। अब ओवम तो है ही नहीं, क्योंकि जब तक बच्चे को माँ दूध पिलाती है उसको ओवम नहीं बनता। अब तुम कहोगे क्यों नहीं बनता, तो एक रफली देखो, एक्चुअल में तो मैकेनिज्म बहुत टिपिकल है, कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं सीधी भाषा में समझाता हूं कि हार्मोन के लेवल पे क्या खेल चल रहा है। हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से निकलता है हार्मोन, नाम क्या होता है उसका, GnRH। पता है सबको, गोनेडोट्रोपिन। बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, मैं अभी रिप्रोडक्शन से संबंधित हार्मोन की बात कर रहा हूं, है ना। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये हार्मोन आपका निकलेगा। अब GnRH कहां पहुंचेगा बेटा, GnRH पहुंचेगा सीधे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पर। पिट्यूटरी ग्लैंड पर, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलते हैं बेटा, FSH और LH। याद आ रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात बेटा किसी को, ठीक है ना। इनसे क्या होगा आपका, याद आ रहा है ना, ओवुलेशन। ओवुलेशन से क्या होगा आपका, ओवम रिलीज होगा। ओवम के साथ आपका क्या बन जाएगा, स्पर्म, और स्पर्म बन के क्या बन जाएगा आपका बच्चा। कोई कंफ्यूजन वाली बात, चीजें क्लियर है बेटा। फिर क्या होगा आपका, फिर ये होगा, उस बच्चे को सपोर्ट करने के लिए प्रेगनेंसी होगी। प्रेगनेंसी में कौन सा हार्मोन निकलेगा, प्रोजेस्टेरॉन। फिर डिलीवरी हो जाएगी। अब डिलीवरी के बाद कौन सा हार्मोन निकलेगा बेटा, डिलीवरी के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड से ही आपका क्या निकलेगा, PRL। PRL मतलब प्रोलैक्टिन, याद आ रहा है। अब यहां से है कहानी आपकी, ये मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन है बेटा। कंसेप्ट बताया था ना, प्रेगनेंसी में कोई मेंसेस नहीं होते हैं, क्योंकि जब तक प्रेगनेंसी होती है तब तक क्या करता है, ये आपका इनहिबिन नाम का हार्मोन निकाल के आपके हाइपोथैलेमस को काम नहीं करने देता है। ये काम नहीं करेगा तो ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा तो इससे ये नहीं निकलेंगे, ये नहीं निकलेंगे, ओवम नहीं निकलेगा, और ओवम नहीं निकलेगा तो कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो प्रोलैक्टिन है तो इनहिबिन की वजह से ये काम नहीं करेगा, ओवम नहीं निकलेगा, कोई ओवुलेशन नहीं होगा, क्योंकि जब ये है तो ये निकलेगा, ये नहीं है तो ये नहीं निकलेगा, और ओवम के बगैर प्रेगनेंसी नहीं होगी। जहां भी हार्मोन का खेल आ जाए, जहां भी हार्मोन का खेल आए, ये साइकिल को याद रखो, इसी को बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इस साइकिल को दिमाग में रखो, हाँ जी ऐसे करके कुछ है। आई बात समझ में बेटा। तो मेरे हिसाब से नेचुरल मेथड सबको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी को। चलिए
अब बात करते हैं आगे, जिसका वो डायग्राम दे रखा था। वो डायग्राम किसका था बेटा? वो डायग्राम था आपके कॉन्डम्स का, जो कि एक पार्ट है आपका किसका? जो है आपका बैरियर मेथड का एक पार्ट। बैरियर मेथड में क्या होता है? आपका ओवम है और आपका जो स्पर्म है वो आपका प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। क्या होता है बेटा? मेल और फीमेल जब आपस में सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं तो ये बीच में दीवार की तरह काम करता है बैरियर मेथड। इधर का स्पर्म इधर ही रह जाएगा, इधर का ओवम इधर में रह जाएगा, बीच में दीवार की तरह रहेगा और इनको आपस में फ्यूज नहीं करने देगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत वाली बात हुई ना? ये आपकी जो बैरियर मेथड है ये मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए, दोनों के लिए ये आपके अवेलेबल हैं। जिनमें से एक एग्जांपल है आपका क्या? कॉन्डम्स। कॉन्डम्स क्या होते हैं बेटा? कॉन्डम्स आपके क्या होते हैं? ये आपके थिन रबड़ के या फिर लेटेक्स की आपकी शीट होती है जो पेनिस को कवर करता है मेल्स में और वेजाइना और सर्विक्स को कवर करता है आपकी फीमेल्स में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपका कि कॉन्डम्स केवल मेल के होते हैं, कॉन्डम्स फीमेल्स के भी आते हैं, फीमेल्स के भी कॉन्डम्स पाए जाते हैं बेटा। समझ में आई बेटा? कोई कंफ्यूजन वाली बात किसी को? क्लियर है? ठीक है, चलिए। अब क्या होता है, इसको जस्ट बिफोर क्वार्टस इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो भी सीमेन है वो आपका जैसे ही निकले वो सीमेन फीमेल के वेजाइना के अंदर, ट्रैक के अंदर एंटर ना कर पाए। हिंदी में इन कॉन्डम्स को निरोध भी कहते हैं। समझ में आई बात? इन कॉन्डम्स का बैरियर मेथड में से केवल और केवल कॉन्डम्स ही एकमात्र ऐसे बैरियर मेथड हैं जो आपको एसटीडी और एड्स जैसी बीमारी से भी बचाते हैं। ये उनसे बचाते हैं क्योंकि एड्स के कोई भी एसटीडी का जो आपका पैथोजन होगा, वायरस है, बैक्टीरिया है, वो उनके वेजाइनल या पेनिस वाले सीमेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब ये फ्लूइड अगर कांटेक्ट में आ गया तो आपको एसटीडी हो जाएगी। कांटेक्ट में नहीं आने देता, ये जर्म्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आने देगा, तो किसी भी तरीके से आपका जो है वो एसटीडीज फैलेंगी ही नहीं। सही है ना? कॉन्डम्स जो होते हैं बेटा ये डिस्पोजेबल होते हैं, इनको हम यूज सिर्फ सिंगल टाइम करते हैं, बार बार इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसको समझ में आई बात नहीं? इनके अलावा डायफ्राम्स हैं, सर्वाइकल कैप हैं, वॉल्ट हैं, ये भी बैरियर मेथड के टाइप हैं जो आपके रबड़ की तरह से बने हुए होते हैं आपके, और ये फीमेल के ट्रैक में भेजे जाते हैं इस तरीके से ताकि वो सर्विक्स को कवर कर लें सेक्सुअल कांटेक्ट के टाइम पर, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे आपके, ये ब्लॉक कर देंगे स्पर्म की एंट्री थ्रू सर्विक्स। पर ये कैसे होते हैं? ये हार्ड रबड़ के होते हैं, इनको रीयूजेबल आप कर सकते हो, इनको दोबारा से आप इस्तेमाल कर सकते हो। इनके अलावा बेटा कुछ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स आती हैं, जेलीज आती हैं, फॉर्म है, ये सब वो हैं आपके जो बैरियर की तरह काम करते हैं आपके और फीमेल के ट्रैक के अंदर रहते हुए ये कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इन बैरियर मेथड्स का जो कि आपकी एक कैप वगैरह है, इनके साथ इन क्रीम और जेलीज का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये दो दो आपस में मिलकर एक डुअल एक्शन देकर ज्यादा श्योरिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की बता करवाती है। सही ना? बैरियर मेथड के बारे में कुछ समझ में आया बेटा? सही ना? क्या समझे आप बैरियर मेथड में? बैरियर मेथड में सिंपली जो हमें समझना है वो दो तीन बातों पर ध्यान रखना है बस। ये रबड़ या लेटेक्स होता है बेसिकली, समझ में आई बात नहीं? ये मेल में जो है उसको हम कॉन्डोम्स ही कहेंगे, पर जो फीमेल होती है, फीमेल में इनको फेमिडोम कहा जाता है। समझ में आई बात? इसको फेमिडोम कहते हैं। फेमिडोम का मतलब होता है फीमेल का डोम। फीमेल का डॉम मतलब फीमेल का कॉन्डोम। चीजें समझ में आई? मेल का जो कॉन्डोम होता है वो इस तरीके का होता है, यहां से इसको ऐसे पेनिस के ऊपर ऐसे पहना जाता है, जो भी सीमेन होगा वो यहीं रह जाएगा और फीमेल की जो वेजाइना है उसके अंदर कोई भी चीज नहीं जाएगी, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। फीमेल का कॉन्डम्स होते हैं बेटा ऐसे, ये हिस्सा बंद होता है,
इतने हिस्से को फीमेल की वजाइना के अंदर डाल देते हैं, बाहर से सिर्फ ये दिखता है, इतने के अंदर मेल जो है वो अपना पेनिस को इंसर्ट करता है। तो उसका जो भी सीमेन निकलेगा वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, इसको फिर फीमेल की वजाइना से बाहर निकाल देंगे, वजाइना के अंदर कुछ गया नहीं, प्रेगनेंसी होगी नहीं, बाहर निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि ये सिंगल यूजेबल होता है आपका, किसी भी प्रकार का फ्लूइड इंटरचेंज नहीं हो रहा है बेटा, इसलिए ये आपके जो कॉन्डम्स होते हैं, कॉन्डम्स की बात चल रही है इस वक्त, ये कॉन्डम्स आपके एसटीडी में भी यूज होते हैं। इसके अलावा बेटा क्या होता है, इस तरीके की आपके कुछ रबड़ के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे इस तरीके से अलग अलग शेप लिए हुए होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल वॉल्ट, डायफ्राम, इस तरीके से नाम होता है। अब ये कैसे इस्तेमाल करे जाते हैं, ऐसे इस्तेमाल करे जाते हैं कि भाई ये आपका यूट्रस है, समझ रहे हो आप, और ये है बेटा वेजाइना जिसमें सेक्सुअल कांटेक्ट होगा, इतने बीच में सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, सही है ना। सेक्सुअल कांटेक्ट यहां नहीं होता है, ये बात पता है ना, पेनिस इस रास्ते में जाती है, इस रास्ते को वेजाइना बोलते हैं, सिर्फ इस रास्ते को, सेक्सुअल कांटेक्ट इस रास्ते का खेल है, समझ गए। तो यहां पे क्या करते हैं, इस तरीके से कोई भी है जिसका भी शेप लगाना है उसे यहां पे लगा देते हैं, तो अब इससे क्या होगा, जो भी स्पर्म वगैरह है वो सब यहीं रह जाएंगे, आगे जाएगा ही नहीं, तो कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी, समझ लो आप। पर क्या इससे जो फीमेल के फ्लूइड्स हैं उनका पेनिस में कांटेक्ट हुआ, यस बिल्कुल कांटेक्ट हुआ, तो क्या ये एसटीडी से बचा पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो आप ये बिल्कुल मत बोलना बैरियर मेथड एसटीडी से बचाते हैं, बैरियर मेथड एसटीडी से नहीं बचाते हैं, समझ में आई बात। बैरियर मेथड सिर्फ और सिर्फ आपके क्या करते हैं, बैरियर मेथड सिर्फ और सिर्फ एक काम करते हैं कि वो प्रेगनेंसी को रोकेंगे, पर आपके एसटीडीज को ये नहीं रोकते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये एसटीडी को नहीं रोकते हैं, क्योंकि फ्लूइड तो कांटेक्ट में आ गया ना, तो यहाँ पे अगर पेनिस का इंसर्शन हो रहा है तो पेनिस और वेजाइनल फ्लूइड तो आपस में कांटेक्ट में आएंगे, सीमन यहाँ निकल गया तो मेल का सीमन फीमेल की वेजाइना में तो है ही, उसी के अंदर आपके वायरस वगैरह हो सकते हैं। तो सबको बैरियर मेथड समझ में आ गया बेटा, कोई प्रॉब्लम वाली बात किसी को, क्लियर है बेटा, बहुत सही। अच्छा, इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है जो अभी हमने पढ़ा, स्पर्मिसाइडल एक्शंस वाला। ये स्पर्मिसाइडल का क्या मतलब होता है, स्पर्मिसाइडल का मतलब होता है जिसमें स्पर्म को मारा जाए, यानी स्पर्म को किल किया जाए। स्पर्म को किल करने के लिए हम कौन से केमिकल का यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं बेटा कौन से केमिकल का, एक केमिकल है, नाम उसका क्या बेटा, नाम है उसका नॉनॉक्सिलॉन। नॉनॉक्सिलॉन नाम का केमिकल बुक में नहीं दे रखा बेटा, ये जो नॉनॉक्सिलॉन केमिकल है ये क्या करता है, ये स्पर्म को मार देता है। ये जो स्पर्मिसाइड है ये आपके किस रूप में मिलते हैं, ये आपके क्रीम के रूप में आता है मार्केट में, ये जेली के रूप में आता है बेटा, ये टैबलेट्स के रूप में आता है, एक वर्ड आता है पैसरी, ये पैसरी के रूप में आता है। टैबलेट छोटी टैबलेट होती है, बड़ी टैबलेट को पैसरी कहते हैं, सही है ना। किस नाम से आता है मार्केट में, टुडे, फॉर्म, ये कुछ ब्रांड नेम है जिस नाम से ये आते हैं, जिसके अंदर ये केमिकल होता है। तो इसको बिफोर सेक्सुअल कांटेक्ट फीमेल की वेजाइना के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, और जैसे ही स्पर्म जाएगा, समझ में आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लो ये वेजाइना है, इसके अंदर आपने ये क्रीम भर रखी है, पहले से जेली डाल रखी है, अब जैसे ही स्पर्म आएगा वो इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, मर जाएगा, जब मर जाएगा तो आगे चल के जा ही नहीं पाएगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये स्पर्मिसाइडल का क्या मतलब था, समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। इस केमिकल का नाम याद रखना बेटा, नॉनॉक्सिलॉन। नेक्स्ट आता है बेटा आपका आईयूडीज, सही है ना। अब ये आईयूडी क्या है, अगर इसके बारे में बात करें तो आईयूडी क्या है बेटा, आईयूडी होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, यूट्रस के अंदर लगाए जाते हैं। ये किसके द्वारा लगाए जाते हैं, या तो डॉक्टर या कोई एक्सपर्ट नर्स हो उसके द्वारा लगवाए जाते हैं। कहां लगाया जाता है बेटा, यूट्रस के अंदर। अब यूट्रस में कहां से जाओगे, पेट से भी जा सकते हो,
ऑपरेशन करके, और वेजाइना से भी जा सकते हो। तो इसमें ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, वेजाइना के रास्ते के थ्रू जाते हैं। सही है ना। ये जो आपकी आईयूडी होती है बेटा 3 प्रकार की मिलती है। एक को बोलते हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, दूसरी आईयूडी का नाम होता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग, और तीसरी आईयूडी का नाम होता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। तो ये 3 प्रकार की आईयूडीज होती हैं आपकी। सही है ना। जो नॉन मेडिकेटेड होती है वो क्या करती है, वो सिर्फ बैरियर की तरह रोक देती है, स्पर्म को जाने नहीं देती है आगे। कॉपर रिलीजिंग के अंदर क्या होता है बेटा, कॉपर आयंस, और ये कॉपर आयंस क्या करते हैं, 2 काम करते हैं आपके। पहले स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस मतलब डिक्रीज कर देते हैं, ताकि उसकी जो फर्टिलिटी जो है वो आपकी लोअर डाउन हो जाए। और इसके साथ साथ जो आईयूडी है, कौन सी वाली, हार्मोन वाली, वो क्या करती है, वो यूट्रस पे भी काम करती है, यूट्रस को अनसूटेबल बना देती है इम्प्लांटेशन के लिए, यानी वहां पे जाके जाइगोट जो है वो चिपक ही ना पाए, और सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देती है। ठीक है ना। तो स्पर्म के कंसीडरेशन में सर्विक्स आपका कैसा हो जाता है बेटा, हॉस्टाइल। ठीक है, ये किसका काम करता है, इसी का ही। तो ये बात बहुत जरूरी है बेटा, पेपर के लिए इन 3 लाइनों में से क्वेश्चन बहुत आता है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन में सबसे ज्यादा कौन सा होता है। ऑप्शन देखा जाए फीमेल के लिए तो आईयूडी यूज होती है, और इंडिया में भी सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल करी जाती है वो आईयूडी ही यूज करी जाती है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इस पर ध्यान देना। बात अगर ज्यादा क्लियर नहीं हो पाई है तो मैं तुम्हें लाओ क्लियर कर देता हूं। और आईयूडी की बात करते हैं। आईयूडी क्या हो गया, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ये जो आपका यूट्रस है, इस यूट्रस में यहां पर अंदर इधर इस तरीके से आपके आईयूडी लगाए जाते हैं, ये इस तरीके से अंदर। आई बात समझ में। तो यूट्रस के ये अंदर लगाए जाते हैं। ठीक है, ये जो आईयूडी है यूट्रस के अंदर लगाए जाते हैं आपके। ये आपके 3 प्रकार के हैं। पहला है आपका नॉन मेडिकेटेड। अब ये नॉन मेडिकेटेड का मतलब क्या है कि जिसके अंदर मेडिसिन ना हो। तो ये कैसे काम करेगी, ये एक्ट करती है एज ए बैरियर। ये सिर्फ और सिर्फ बैरियर के रूप में रहता है। बस ये जाएगा और स्पर्म को आगे नहीं जाने देगा, बस ये अंदर रहेगा और स्पर्म को आगे नहीं जाने देगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा, लिपीज लूप है ना, एक नाम था आपका लिपीज लूप। ये सिर्फ बैरियर की तरह काम करता है। दूसरा होता है कॉपर रिलीजिंग। जैसे अभी आपके बुक में देखा हुआ था, कॉपर टी Cu375 मल्टी लोड, याद आ रहा है नहीं, देख लो ना यार, देखो लिखा ना Cu7 मल्टी लोड 375, इस तरीके से। ये सब आपके कॉपर टी के एग्जाम्पल हैं। हार्मोन वाले का कौन सा है आपका, प्रोजेस्टेआर्ट, और आपका ये LNG20। कॉपर रिलीजिंग में क्या होता है बेटा, कॉपर आयंस। कॉपर क्यूपरस भी हो सकता है और क्यूपरिक भी हो सकता है। सही है ना। तो इसके अंदर कौन से प्रेजेंट होते हैं, क्यूपरस आयंस। और क्यूपरस आयंस का क्या काम होता है बेटा, क्यूपरस आयंस के 2 काम होते हैं। पहला काम होता है फैगोसाइटोसिस करना। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है आपका, कि ये स्पर्म को पकड़ के मार देता है, और जिनको मार नहीं पाया उनकी क्या कर देता है, उनकी स्पीड को कम कर देता है। ये सप्रेस कर देता है मोटिलिटी को ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म क्या है, स्पर्म को तो फर्टिलाइजेशन के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अब वो बढ़ ही नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन करेगा कौन, समझे। इस तरीके से जो ये आपका है कॉपर आयंस, ये काम करते हैं। क्यों, क्वेश्चन आ जाता है कॉपर टी में कॉपर ही क्यों होता है, क्योंकि कॉपर के अंदर क्यूपरस आयंस होते हैं, वो ये काम करते हैं। उसके अंदर और कोई हो तो आयरन हो तो फेरस आयन कोई काम नहीं करेंगे, फेरिक कोई काम नहीं करेंगे, एल्यूमिनियम काम नहीं करेंगे, गोल्ड वाले आयन काम नहीं करेंगे, सिर्फ कॉपर ही करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉपर आयंस। कहानी समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात। तीसरा जो आपका आता है वो आता है आपका क्या, हार्मोन रिलीजिंग। अब हार्मोन रिलीजिंग जो आईयूडी है वो क्या करते हैं, इसका अगर देखा जाए इसका जो एग्जांपल है वो क्या है आपका LNG20।
LNG की फुल फॉर्म बुक में नहीं दे रखी है, वो है नीवो नॉर्जेस्टेरॉल 20। ये क्या करती है बेटा, ये क्या करती है, ये एक तो आपका यूट्रस को अनसुटेबल बना देती है कि जो आपका बच्चा है जो वहां पर आके चिपकेगा, इम्प्लांटेशन होगी, अब वो होने नहीं देगी। दूसरी बात क्या कर देती है, ये सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देती है, स्पर्म जो है वो वहां से अंदर एंटर कर ही नहीं पाएगा, और कर भी गया तो बेटा मैक्सिमम वहीं रुक जाएंगे। समझ में आई बात, चीजें क्लियर है आपको, कोई कंफ्यूजन, वहीं पे ही रुक जाएंगे सारे। ये आपके मेजर साइड इफेक्ट क्या होता है बेटा, अगर मैं बोलूं साइड इफेक्ट्स, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं इस वक्त कंबाइंड आईयूडी की बात कर रहा हूं, मैं बैरियर वाली की बात नहीं कर रहा, मैं आपका मतलब नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन तीनों की बात कर रहा हूं, यानी मैं किसी एक ही स्पेसिफिक की बात कर रहा हूं। तीनों आईयूडीज में से अगर बोलता है इसका मेजर साइड इफेक्ट क्या है, तो वो है बेटा यूटेराइन परफोरेशन। अब यूटेराइन परफोरेशन का क्या मतलब होता है, देखो जब आपके यूट्रस के अंदर ये लगाया जाता है तो कोई भी अंदर देखने वाली चीज नहीं होती है, ये नहीं कि तुमको दिख रहा है कि तुम्हारी आईयूडी कहां जा रही है, हाथों के एक्सपीरियंस से, फिंगर से एक्सपीरियंस करते हैं कहां कैसे क्या है, और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसके आईयूडी को सेट कर दिया जाता है। जो बिगिनर्स होते हैं स्टार्टिंग में क्या करते हैं, लगनी तो ऐसी थी, लगनी तो यह आपकी ऐसी थी, पर बिगिनर्स कर क्या देते हैं, वो लग जाती है ऐसी, यानी वो यूट्रस के अंदर चुभी रहती है। तो एक तो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ कि यहां से आपका स्पर्म अंदर एंटर कर जाएगा, और दूसरी बात ये यूट्रस की मसल के अंदर प्रिक हो जाता है, जिससे उसको पेन होगा, बहुत भयंकर वाला दर्द होगा, ब्लीडिंग होगी। तो ये इसके साइड इफेक्ट है बेटा। चीजें क्लियर, कोई प्रॉब्लम वाली बात बेटा किसी को? तो सबको आईयूडीज क्लियर हो गई बच्चे, सही है ना? चलिए अब आगे बात कर लें, ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं, आ जाओ अब आगे बात करते हैं। तो अब हम जरा समझें, तो आता है बेटा ओरल पिल्स, ठीक है ना, कि मुंह से खाई जाने वाली जो दवाइयां हैं वो, तो मुंह से खाई जाने वाली दवाइयों में या तो प्रोजेस्टेरॉन होता है, या प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों कॉम्बिनेशन के अंदर होता है। समझ में आई बात नहीं आई? क्लियर है बेटा? ये फीमेल्स जो हैं वो ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। समझ में आई बात? इन टैबलेट्स को हम क्या कहते हैं बेटा? पिल्स। अलग अलग तरीके की होती हैं, अलग अलग तरीके की होती हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसी होती है बेटा जो 7 दिन के गैप पे खाई जाती है, कुछ ऐसी होती हैं जो डेली डेली खाई जाती हैं। समझ में आई बात नहीं? डिपेंडिंग अपॉन किसका काम करने का क्या तरीका है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ। जैसे मैं यहाँ समझाऊं, ये जो कह रहा है, जैसे कुछ वंस एंड वीक ले रहे हैं, कुछ को डेली ले रहे हैं, इनके बारे में जरा मैं बात बताऊं तो समझो जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो मान लो मैं ओरल पिल्स के बारे में बात कर रहा हूं। ओरल पिल्स में सबसे पहले आ गई आपकी कंबाइंड पिल्स। कंबाइंड पिल्स का एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे माला डी, माला एन, ये ना कुछ टैबलेट्स हैं जो आपको डॉक्टर देता है, ज्यादातर जो सरकारी दवाखाने होते हैं, डिस्पेंसरियां होती हैं, वहां पर आपको ये प्रोवाइड कराई जाती है। समझ में आई बात नहीं आई? तो होता क्या है कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों चीजें होती हैं, और इनको अगर आप देखोगे तो इन पर इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 से लेके 14, फिर 15 से लेके 21, फिर 22 से लेके 28 गोलियां होती हैं। तो मरीज को ये साफ साफ बोला जाता है कि आपको दिन के हिसाब से खाना, पहले आपने ये खाई, फिर ये खाई, फिर ये खाई, फिर ये, इसके बाद फिर ये खाई, फिर इधर करते करते यहां पहुंच जाओ, फिर ये खाई। तो इस तरीके से होता है, और 28 दिन तक वो पूरा खाता है, डेली एक टेबलेट खाता है। खाता मतलब खाती है, ये फीमेल्स के लिए है, मरीज खाता है और वो जो खा रहा है उसका जेंडर फीमेल है। तो 28 दिन तक ये खाता है। अब उसको क्या है, अब उसको बच्चा नहीं चाहिए तो अगले दिन फिर पत्ता ले लेगा और फिर खाएगा, यानी मरीज के हिसाब से क्या होता है बेटा, वो डेली खा रही है।
पर अगर वो डेली खाएगी तो हार्मोन्स उसकी बॉडी के अंदर तो ये बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो जाएंगे। भाई महीनों महीनों वो खा रही है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, जो नेचुरल उसकी बॉडी का एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वो तो है ही, और जो एक्स्ट्रा आप दे रहे हो वो तो और भी ज्यादा सेंसिटिव। तो अब क्या करा जाता है, कैसे बैलेंस किया जाए? इसकी रिकमेंडेशन क्या होती है बेटा, इसको ऐसे खाते हैं, अगर हम इसकी डोज की बात करें तो डोज ऐसे खाते हैं बेटा, इसकी डेली 1 टैबलेट खाते हैं। कब तक बेटा? 21 दिनों तक। और 7 दिन का क्या होता है बेटा? गैप। 21 दिनों तक डेली टैबलेट खाते हैं और 7 दिन का गैप। कोई प्रॉब्लम वाली बात? 7 दिन का गैप होता है। चीजें क्लियर है बेटा? सही ना? तो ये 7 दिन का गैप। अब यहां पर तो 28 टैबलेट हो गई, तो ये तो 28 हो गया, 21 दिन कहां हुई? तो बेटा मैं आपको बता दूं, जब आप इसके टैबलेट देखोगे तो बेटा इसमें जो ऊपर वाली 21 होती हैं ये होती हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि कैसे रंग की टैबलेट होती है बेटा? व्हाइट रंग की। और नीचे वाली टैबलेट कैसी होती है बेटा? ब्राउन रंग की। क्यों? क्योंकि ये होती है आयरन की टैबलेट। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई 21 दिन वाला पत्ता बनाएंगे, फिर उसको मरीज को बोलेंगे जी आप 7 दिन का गैप कर लो। अब मरीज क्या कर रहा है? 7 दिन का गैप ही नहीं कर रहा, कभी 3-4 दिन बाद ही खा रहा है, कभी 10-10 दिन का गैप हो रहा है, तो साइकिल बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई। अब गवर्नमेंट ने कहा यार हम पर्पस के हिसाब से दवाई खिला भी रहे हैं, फिर भी बच्चा हो रहा है, तो पता लग रहा है कि वो डेज को मेंटेन ही नहीं कर पा रही। तो मेंटेन करने के लिए क्या किया गया? फिर एक ऐसा पत्ता बनाया गया जिसमें 28, उन्होंने बोला मरीज के हिसाब से भाई आपको डेली खाना है, तो मरीज के हिसाब से डेली खाना, 28 दिन तक खाओगे और फिर अगला पत्ता फिर से ले आओगे, फिर खाओ। पर डॉक्टर के हिसाब से क्या हुआ? 21 दिन उसने टैबलेट खाई, दवाई, हार्मोन, और 7 दिन तो हार्मोन खाए नहीं ना, तो अपने आप गैप मेंटेन हो गया। अब उस गैप को मेंटेन किससे किया गया? आयरन की टैबलेट से। इंडियन फीमेल्स में वैसे भी खून की कमी होती है, तो इस तरीके से चीजें कवर अप करी गई। कंबाइंड पे समझ में आ गया बेटा? सही है ना? नेक्स्ट आपका आता है नॉन मेडिकेटेड, जिसको नॉन स्टेरॉयडल भी कहते हैं। इसमें स्टेरॉयड नहीं होंगे। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या होते हैं? स्टेरॉयड। इसका एग्जांपल क्या है बेटा? सहेली। अब इसके अंदर स्टेरॉयड नहीं होता तो क्या होता है? इसके अंदर एक केमिकल होता है, नाम होता है उसका सेंटक्रोमेन। सेंटक्रोमेन नाम का, समझ में आई बात? तो ये उसके अंदर प्रेजेंट होता है। कहानी समझ में आई? इसको कैसे लिया जाता है बेटा? इसको लिया जाता है वंस अ वीक। एक हफ्ते में एक बार। क्लियर है? तो ये आपका एक हफ्ते में एक बार लिया जाता है। कोई कंफ्यूजन वाली बात बेटा किसी को तो बताओ। सही है ना? ठीक। इसको कब बनाया गया था, कहां बनाया गया था? पहली बार CDRI, जो कहां पर है बेटा? आपके लखनऊ में। CDRI क्या है बेटा? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस दवाई को पहली बार, यानी सहेली पहली बार बनी कहां? लखनऊ में। सहेली मतलब दवाई वाली सहेली, वो फ्रेंड वाली सहेली नहीं। और फिर आती है बेटा इमरजेंसी पिल्स, है ना? इमरजेंसी पिल्स कौन सी होती हैं बेटा? जो आपकी सिर्फ एक बार ली जाती है, सिर्फ एक बार। जैसे आई पिल हो गई ये दवाई, जैसे अनवांटेड 72 हो गई। ये दवाई सिर्फ और सिर्फ 72 घंटे के अंदर, बोलते हैं ना ये विद इन 72 आवर्स ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जो आपका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ है उसके 72 घंटे के अंदर ली जाती है। तो उसके 72 घंटे के अंदर, 72 आवर्स के अंदर इसको ले लिया जाता है। चीजें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन वाली बात बेटा किसी को? क्लियर? ठीक है ना? ये है। अच्छा, इसका इस्तेमाल कब कैसे करते हैं? ये इसका अगर बोला जाए कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये जो टैबलेट्स हैं, ये टैबलेट्स काम कैसे करती हैं? तो सबसे पहला काम क्या करती हैं बेटा? ये अवॉइड कर देती हैं किस चीज को? ये अवॉइड कर देंगी किसको? ओवुलेशन को। ये ओवुलेशन होने ही नहीं देंगी, ओवम ही रिलीज नहीं होने देंगी। बाई चांस ओवम रिलीज हो गया तो ये अवॉइड करवा देंगी किसी न किसी तरीके से फर्टिलाइजेशन को, जाइगोट ही नहीं बनने देंगी। बाई चांस जाइगोट बन गया, बाई चांस, तो ये अवॉइड कर देंगी इम्प्लांटेशन को, यानी चिपकने नहीं देंगी।
और बाई चांस चिपक गया तो बेटा ये एंडोमीट्रियम की वॉल में तो चिपकेगा। ये एंडोमीट्रियम की जो वॉल है जो थिक हो जाती है और ये अच्छे से चिपक जाता है, ये उसको थिन कर देता है, थिन करके पतली हो जाएगी, बच्चा टूट के बाहर आ जाएगा, प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाएगी। किस तरीके से काम करती है समझ में आ गया बेटा? तो ये आपकी ये ओरल पिल्स, ठीक है ना बेटा? तो यही बात है ये ओरल पिल्स के बारे में। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है बेटा इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स क्या होते हैं बेटा? इम्प्लांट्स आपके इंजेक्शन जैसे होते हैं, इंजेक्शन ना कह के नीडल जैसे होते हैं। ये आपके कैसे होते हैं? नीडल लाइक। और किसके बने हुए होते हैं बेटा? ये बने होते हैं मेड अप ऑफ सिलिकॉन। ये सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। देखने में ये ऐसे होते हैं इस तरीके से। यहाँ अंदर नीचे बल्ब जैसा स्पेस होता है, इसके अंदर क्या भरा होता है बेटा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्लियर है? ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहता है। तो ये क्या होता है? ये कहाँ लगाया जाता है बेटा? ये लगाया जाता है अंडर स्किन। आपकी बॉडी में जो स्किन है ये कहीं पर भी लगा सकते हो आप। और किस तरीके से लगाओगे? फैन की शेप में। ये ध्यान रखना है आपको। फैन की शेप का मतलब इस तरीके से। तो ये 7-8 जो है वो आपकी स्किन में इस तरीके से लगेंगी। फैन मतलब ऐसा, वो चाइनीज वाला पंखा होता है ना, ऐसे 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 वाला, वैसा। ये हमारे घर वाला छत वाला पंखा नहीं। तो ये चाइनीज पंखे के हिसाब से इस शेप में लगा होता है। अब ये काम कैसे करेगा? प्रोजेस्टेरोन है तो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? वो साइकिल बताई थी ना मैंने, जहां जहां पर भी प्रोजेस्टेरोन आ जाए या कोई भी हार्मोन का खेल आ जाए तो वहां पे क्या करो, वही साइकिल आपकी रिपीट हो जाएगी। ये प्रोजेस्टेरोन है यहाँ पर। अब ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? इनहिबिन को रिलीज कर और हाइपोथैलेमस को काम ही नहीं करने देगा। फिर ये नहीं निकलेगा पिट्यूटरी से ओवुलेशन, ये हार्मोन नहीं निकलेगा तो ओवुलेशन नहीं होगा ना, ओवम निकलेगा। ओवम नहीं तो बच्चा नहीं होगा। क्लियर? खेल समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आई बात? तो आपको जो है वो ये क्लियरली बात याद रखनी है बेटा कि प्रोजेस्टेरोन आपका जो है वो कॉम्बिनेशन में हम इंजेक्शन रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इम्प्लांट्स, इंजेक्शन भी लगाया जाता है 3 महीने 5 महीने 10 महीने 5 साल का 1 साल का 10 साल का ऐसे। तो ये इम्प्लांट्स को स्किन के अंदर लगाया जाता है बेटा। काम कैसा होता है? वही पिल्स वाला, पिल्स मतलब प्रोजेस्टेरोन वाला। कहानी सबको समझ में आई बेटा? ठीक है ना? और इनको ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, 72 घंटे के अंदर वाला लगाया जाता है। जहां पर आपका रेप वगैरह होता है तो ये सिंगल टैबलेट दी जाती है और प्रेगनेंसी को रोका जाता है। तो ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सबको इम्प्लांट समझ में आ गए बच्चे? क्लियर है? ठीक है। इम्प्लांट्स के बाद आते हैं आपके सर्जिकल मेथड। अब बात करते हैं सर्जिकल मेथड की। सर्जिकल मेथड का मतलब होता है आपका जो ऑपरेटिव मेथड्स होते हैं, सही है ना? सर्जिकल मेथड में अगर बात करी जाए तो बेटा क्या है, जिसको हम स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। ये आमतौर पे पार्टनर्स को तब अवॉइड किया जाता है जब उन्हें लगता है कि भैया बच्चे बच्चे हो गए, अब आपको क्या कोई चीज का इस्तेमाल तो करना नहीं, अब आप क्या करो, अब बच्चे हो ही चुके हैं तो अब आप नसबंदी करवा लो। ठीक है ना? आमतौर पे मेल्स के अंदर एनएसवी वर्ड यूज होता है, एनएसवी, नॉन स्कैल्पल्ड वेसेक्टमी। स्कैल्पल मतलब चाकू, नॉन सर्जिकल, सही है ना? नसबंदी। इसमें क्या करते हैं हम कि टेस्टिस से स्पर्म जा रहा है, हम इसको काट देते हैं। तो जो स्पर्म है वो हमारा स्पर्म यहीं रह जाएगा, इधर जा ही नहीं पाएगा। जब जा ही नहीं पाएगा तो पेनिस के थ्रू बाहर आ ही नहीं पाएगा, आ ही नहीं पाएगा तो वजाइना में जा ही नहीं पाएगा, जब जाएगा नहीं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। समझ गए? तो इसको बोलते हैं हम वेसेक्टमी। फीमेल्स में क्या करते हैं, हम फेलोपियन ट्यूब को काट देते हैं। तो जब यहां से ये आपका ओवरी से ओवम निकल रहा था तो ये ओवम यहां तक तो पहुंचेगा पर यहां पर ओवम पहुंच ही नहीं पाएगा। जब पहुंच ही नहीं पाएगा तो स्पर्म जो गया उसके साथ मिल ही नहीं पाएगा, कोई बच्चे ही नहीं बनेगा। कहानी समझ में आ गई आपको? क्लियर है बेटा? तो ये आपका ये कहलाता है। कोई कंफ्यूजन हो कैसे भी तो मुझे बताओ। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है बेटा, सही है। चलिए, तो ये बात आपको ध्यान रखना। हाँ, आजकल के टाइम पर क्या होता है, आजकल के टाइम पर हम काटना कम कर रहे हैं, लाइगेशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।
यानी उसमें हम क्या करेंगे, इसको काट के अलग नहीं करेंगे, ये तो बंधा रहने देंगे, बंधा रहने देंगे, मतलब ऐसे इंटैक्ट रहेंगे, काटेंगे नहीं, जुड़ा रहने देंगे। बस यहाँ पे इस तरीके से बहुत कसके से बांध देंगे, टाई कर देंगे इसको, नॉट मार देंगे। इसमें क्या फायदा है, क्योंकि ये अगर आपने एक बार कर दिया तो अब दोबारा नहीं जुड़ सकती, पर अगर आपने बांध दिया है तो आप इसको खोल दो, आगे चल के रास्ता फिर से आपका जुड़ जाएगा। तो एक क्वेश्चन भी आता है बेटा, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस नजरिए से अगर देखा जाए तो। इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि वैसेक्टमी को लेके दो बातें आएंगी। वैसेक्टमी इज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अगर ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहेंगे तो हम इसे क्यों कहेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव, क्योंकि ये ब्लॉक कर देता है गैमीट ट्रांसफर को। भाई गैमीट तो बंद हो गए ना, अब जाएंगे ही नहीं, और जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाएगी, अवॉइड प्रेगनेंसी। कहानी समझ में आई। फिर एक क्वेश्चन आता है आपका, वैसेक्टमी इज नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब ये क्यों नहीं है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, क्योंकि ये कैसा है, इर्रिवर्सिबल। भाई तुमने एक बार अगर नसबंदी कर दी और कटवा दी, अब दोबारा जुड़वा तो हो ना सकते हो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था कॉन्ट्रासेप्शन का, आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन का, वो ये था कि वो रिवर्सिबल होना चाहिए। नहीं बच्चा चाहिए इस्तेमाल कर लो, नहीं होगा, आपको बच्चा चाहिए उसको फिर से हटा दो। समझ में आई बात। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बोलो बेटा, कोई भी कंफ्यूजन वाली बात किसी को, चीजें क्लियर हो गई बेटा, सही ना। तो सर्जिकल मेथड्स क्या करते हैं बेटा आपके, ये सर्जिकल मेथड को अगर देखा जाए तो ये हमने पढ़ा अभी कि सर्जिकल मेथड क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं गैमीट ट्रांसपोर्ट को, सही ना। मेल्स में हम इसको वेसेक्टमी कहते हैं, और फीमेल्स जो कहते हैं उसमें क्या करते हैं, हम उसको ट्यूबेक्टमी करते हैं, सही ना। वेसेक्टमी में हम क्या करते हैं, जो वास डिफरेंस है उसके पार्ट को काट के रिमूव कर देते और हटा देते हैं। और ट्यूबेक्टमी में हम क्या करते हैं, ट्यूबेक्टमी के अंदर हम फैलोपियन ट्यूब के छोटे से पार्ट को काट के हटा देते हैं। हालांकि मैंने बताया अब काटने वाला टॉपिक खत्म हो गया है, अब टाई करने वाला शुरू हो गया है, ठीक है ना। और इसकी रिवर्सिबिलिटी बेटा बहुत पुअर होती है, यानी ये इरिवर्सिबल होते हैं, जुड़ना लगभग असंभव होता है। इसलिए हम इसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंतर्गत नहीं भी रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक करता है, प्रेगनेंसी नहीं होने देता। क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं होता है। क्लियर है बेटा, कहानी समझ में आई। लास्ट पैराग्राफ ऑफ योर एनसीईआरटी जो आपके कॉन्ट्रासेप्शन से रिगार्डिंग है, वो यही कहता है कि कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत सारे मेथड हैं, आपको इसको सिलेक्शन इसका बहुत जरूरी है। सुटेबल तरीके से इसको सेलेक्ट करो, आप इसको कंसल्ट करवाओ प्रोफेशनल डॉक्टर्स से, फिर वो बताएंगे आपको ये वाला तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। समझ में आई बात, ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं बेटा, सबको समझ में आ रही बात। प्रेगनेंसी को, हालांकि कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल क्यों किया गया था, ताकि प्रेगनेंसी को डिले करा जाए या कुछ टाइम के लिए अवॉइड किया जाए। वो बात अलग है कि पॉपुलेशन को ये इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, हाँ ये बात भी है कि एसटीडीज को, डिजीज को भी फैलने से रोकता है। लेकिन पॉपुलेशन के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाओगे उसके नजरिए में रखते हुए, या आप अपने हेल्थ का ध्यान ना रखते हुए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान ना रखते हुए आप ज़्यादा अगर कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करोगे तो बेटा साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफेक्ट्स जैसे नोजिया, जी मचलाना, पेट में दर्द, समझ में आई बात, ब्लीडिंग होगी, आपको इरेगुलर मेंसेस होंगे, ठीक है ना, ब्रेस्ट का कैंसर भी शुरू हो सकता है। ये सब आपके जो हैं ये भी ज़्यादा हो जाते हैं और होने के चांसेस होते हैं। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि इनके अंदर आपको जैसे ही लगे कि हाँ भाई हमें अब दिक्कत हो सकती है या हम ज़्यादा डोज में ले रहे हैं, तो आप तुरंत ब्रेक करो और डॉक्टर से कंसल्ट करो कि हम ये कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल कर रहे थे, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे, अब आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। और ये बिल्कुल भी शर्म का विषय नहीं होता है, इसमें कोई शर्म नहीं करी जाती है। टॉपिक समझ में आया मेरे बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात किसी को, ठीक है ना। तो ये हमारा टॉपिक, अब हम जरा इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चंस को करते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूट्राइन आईयूडी। नॉन मेडिकेटेड,
नॉन मेडिकेटेड कौन सी थी बेटा? नॉन मेडिकेटेड वो था आपका जो बेसिकली क्या कर रहा था, जो आपका जिसके अंदर कोई हार्मोन्स नहीं था, कोई कॉपर नहीं था, और इसका एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ कौन सा था बेटा? लिपीज लूप। याद आ रहा है? एनसीईआरटी में एग्जांपल था। ये बैरियर की तरह काम करता है, याद आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम आगे जरा समझें, तो समझने की कोशिश करें अगर आगे, तो देखिए बेटा क्या खेल है। वो ये है कि आईयूडी है विच आर यूज बाय फीमेल्स। ठीक है बेटा, और क्वेश्चन है, अब इसके जरा ऑप्शन पे देखते हैं। ये इम्प्लांटेड होती है, इम्प्लांटेड तो नहीं होती, यानी ए तो नहीं हो सकता। स्पर्मिसाइडल जेली भी नहीं होता। रिलीज कॉपर, यस कॉपर रिलीजिंग होती है, तो अभी तक तो ये लग रहा है। चौथा भी देख रहे हैं, ब्लॉक स्पर्म एंट्री, नहीं ये बैरियर होता है। तो ब्लॉक कौन करते हैं? बैरियर वाले, यानी आपका आंसर कौन सा है? आपका आंसर है सी। कहानी समझ में आई बेटा? कहानी समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस मेक्स यूट्रस अनस्यूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन? बेटा मैंने आपको बताया था ना, सर्विक्स को हॉस्टाइल बनाना और इम्प्लांटेशन को के लिए यूट्रस को करवाना, तो ये कौन सी थी? हार्मोन रिलीजिंग। और हार्मोन वाला कौन सा होता है? आपका प्रोजेस्टार्ट। क्लियर है? ये बैरियर हो गया, ये कॉपर रिलीजिंग हो गए। कोई कंफ्यूजन किसी को? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय, ओवम को मार देता है ऐसा नहीं है। ब्लॉक करता है फर्टिलाइजेशन ऐसा नहीं है। प्रिवेंट करता है ओवुलेशन, हाँ ऐसा तो है। इम्प्लांटेशन भी है, इम्प्लांटेशन को भी रोकता है। पर दो आंसर है, दोनों में से ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है? ये वाला। ये वाला उस हिसाब से नहीं हो जाएगा। हमने पढ़ा था ना मोड ऑफ एक्शन कैसे, तो वो तो बाद की बात है, लेकिन स्टार्टिंग तो ओवुलेशन से रोकेगा ना वो। चलिए बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड? मैंने आपको बताया था इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है बेटा? आईयूडीज। ये एनसीईआरटी की लास्ट में लाइन आ रही थी पैराग्राफ की, याद आ रही है बेटा? सही है ना? एनसीईआरटी की लाइनों में समझाया था मैंने आपको जब आईयूडीज के बारे में बताया था कि आईयूडीज कहाँ है। बेटा आईयूडीज कहाँ गई? ये रही। ठीक है ना? तो आईयूडीज आर मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। सही है ना? तो ये बात आपको बताई थी बेटा। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, सहेली क्या है? एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है फीमेल्स के लिए, ये बात तो सही है। सर्जिकली इसका कोई लेना देना नहीं है, डायफ्राम से कुछ लेना देना नहीं है, डायफ्राम से कुछ लेना, यही है बेटा। डायफ्राम तो बैरियर मेथड होता है। क्लियर है ना? तो ये आपका हो गया। कोई कंफ्यूजन वाली बात किसी को? चलिए करें बात आगे। ठीक, सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉपर आयंस रिलीज फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ये क्या करते हैं? मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये बात सही है। फैगोसाइटोसिस बढ़ा देते हैं, ये भी सही है। सप्रेस कर देता है स्पर्म मोटिलिटी, ये भी सही है। प्रिवेंट ओवुलेशन, ये। अब देखो ये तो तीनों आंसर हैं, अब कौन सा करेगा? तो अब ये है कि जो सभी में हो, चाहे बेकार क्वालिटी वाले में हो चाहे अच्छी क्वालिटी वाले में हो, सबसे ज्यादा जो सभी में होगा वो बेटा ये है कि स्पर्म को मारे ना मारे, स्पर्म की मोटिलिटी जरूर कम करेगा। यानी इसका आंसर बेटा ये हो जाएगा। जब मल्टीपल आंसर होते हैं तो उनमें से जो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है वो कौन सा होता है, तो वही आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लीस्ट साइड इफेक्ट नेचुरल वाले के होते हैं बेटा, और नेचुरल क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। और नेचुरल कौन सा है? वो क्वार्टस इंटरप्शन। तो और क्या थे इसके अंदर बेटा? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और LAM लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड। नेक्स्ट है, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल पिल? इफेक्टिव और रिवर्सिबल होना चाहिए, बिल्कुल सही है। नॉन रिवर्सिबल आ गया, ये तो गलत। नो एडवर्स इफेक्ट ऑन सेक्सुअल ड्राइव, बिल्कुल सही। यानी बोथ है A and C, ये हो जाएगा आंसर बेटा इसका। तो बेटा ये आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड था। आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन लिखें बेटा, अपनी क्वेरी लिखें, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा बेटा, तब तक के लिए सायोनारा।